अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, आज हमारे साथ जनाब जमील अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। आप जानते हैं कि बैनुल अक़वामी उमूर और दाखिली उमूर पर बड़ी गहरी नज़र है, गिरफ्त है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि जमील अहमद ख़ान साहब को मैं ईद मुबारक कहूँ या बजट मुबारक कहूँ या गिरफ्तारी मुबारक कहूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमील साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है। अब तो इतनी ज़्यादा कमर तोड़ इतनी चीज़ें होती जा रही हैं कि जिसमें मुबारकबाद पता नहीं किस हद तक बनती है या नहीं बनती। लेकिन बहरहाल ये है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से नमूदार हो रही हैं और उसको प्रिडिक्ट करना कि किस समत में ये जा रही है इस वक्त थोड़ी दुश्वार होता जा रहा है। लेकिन अगर इसी तरह गवर्नमेंट ये बर्दाश्त कर गई और हमारे इदारे बर्दाश्त कर गए, जो कि ये बहुत अरसे से साल से जो ख़राबी पैदा थी और ख़राबियों का एक अंबार लगा हुआ था, अगर वो एक साल बर्दाश्त कर गई और ये कौम को बर्दाश्त करने का मैं तो किस तरह तलकीन कर सकूं, क्योंकि वो एक वक्त की रोटी खा रहे हैं। अगर मज़ीद कहा जाए बर्दाश्त करो तो फिर तो वो भूखे मरना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कि एक आम आदमी जो कि पॉवर्टी लेवल से, अब जैसे अंदरूनी सिंध की बात कर लें, जहाँ कल थोड़े बहुत जलसे जुलूस भी निकले आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी के बाद, तो अगर अंदरूनी सिंध की बात करें कि बड़े छोटे छोटे से जुलूस निकले, लेकिन बहरहाल वहाँ जो लो पॉवर्टी लेवल लोग हैं अंदरूनी सिंध में 70% है। यहाँ भी अगर आप कराची में देखें तो कराची की कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ गुर्बत की इतनी तेज़ी से है कि वहाँ आप किसी बीमारी का नाम लें, वो हर बीमारी वहाँ मौजूद है। मैं पिछले दिनों सर्वे कर रहा था तो उसमें सिर्फ एक हॉस्पिटल में यहाँ 200 मरीज़ लाइन लगाए बैठे हैं ट्यूबरक्लोसिस की दवाएं और इलाज के लिए कि टीबी का कोई इलाज हो जाए। और टीबी भी ऐसी जो कि इन आबादियों में ख़ास तौर पर कि जो कि ड्रग रेजिस्टेंस हो गई है, जिसके लिए ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल ही दूसरा। तो आप टाइफाइड ले लें, टीबी ले लें, हेपेटाइटिस ले लें, आप गुर्बत ले लें, आप रोटी ले लें, आप अब ये सारी चीज़ें जब हैं तो उसके बाद अगर ये मामला, ये जो लूट खसोट इस मुल्क में होती रही है, बरस से होती रही है, ये हम सारों को पता है, ये अगर रुक जाए और लोगों में ये एहसास हो जाए कि भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारे ऊपर गिरफ्त आएगी, ये अब कोई दूसरी डिबेट लोग शुरू कर देते हैं, वो भी चले, उनको क्रेडिट दिया जा सकता है कि भाई ये अक्रॉस द बोर्ड नहीं है। लेकिन अब तो कल साबित हो गया कि अक्रॉस द बोर्ड है, ठीक है। नवाज शरीफ को पकड़ा हुआ है, इसके बाद अभी आसिफ जरदारी को पकड़ लिया है, तो अक्रॉस द बोर्ड का एक कम अज़ कम सामने। अब रहा सवाल की दूसरी नुक्ताचीनी आती है कि भाई ये क्या जुल्म हो रहा है, आपने कानून बनाया है नैब का। हकीकत है, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ समझता हूँ कि नैब के कानून में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, इतने ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं होने चाहिए, ये दुरुस्त है बात। लेकिन दो हुकूमतें रही हैं, दोनों के हुकूमतों के सरबराहान इस वक्त जेल में हैं, यानी एक डिटेंशन में है फ़िलहाल, शायद आज रिमांड ना मिला तो वो भी जेल। तो वो उस सूरत में जब ये दोनों सरबराहान थे तो ये सोचते थे कि भाई हम ये रखें अपने पास कानून ताकि दूसरे को हम जो है वो दबा सकें और उसको प्रेशर डाल सके। तो लेकिन बहरहाल इस तमाम का नतीजा क्या निकला है, देखिए कल जो माशी रिपोर्ट आई है, हमारी इकनॉमिक सर्वे जो आया है, वो बहुत ज़्यादा लर्ज़ाखेज़ है। हर चीज़ में हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, किसी चीज़ में हमने टारगेट अपना अचीव नहीं किया। एक एग्रीकल्चर पे हमें नाज था, एक ज़रात पे हमें नाज था, इस मुल्क पर कि हम ज़राई मुल्क हैं, उसमें ही हम 1% पे चले गए हैं और इंडस्ट्री में हम नेगेटिव पे जा रहे हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव की तरफ जा रही हैं तो मस्बत किस तरह होंगी, इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, अब हुकूमत अगर यही कहती रहे कि जी ये तो पिछली हुकूमतें, ये दुरुस्त है कि पिछली हुकूमतों ने बहुत कुछ ख़राबी पैदा की, लेकिन अच्छी लीडरशिप ये होती है, अच्छी हुकूमतें ये होती हैं कि वो उसको संभाला दें, इदारों को काम करने दें, जिसको पकड़ना है जिसको नहीं पकड़ना है, और उसको संभाला दें। हमने देखना है कारकर्दगी कि इस हुकूमत में आने के बाद लोगों को क्या रिलीफ मिला, जो कि बजट आज आ रहा है तो अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे किसी रिलीफ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मेरा जो फीलिंग है, अच्छा चलें पहले थोड़ा सा हम सुर्खियां और शायद सुर्खियां वगैरह देख लेते हैं। आपके इंट्रो में इतनी बात आ गई, अब सुर्खियों पे कर लेते हैं बात। सही कह रहे हैं आप। कौमी असेंबली पीपी का शदीद एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव, वॉकआउट, नून लीग ने साथ दिया। अच्छा, इसके बाद जो आज की सुर्खियां हैं वो ज़रा देखते हैं। रोज़ाना एक्सप्रेस, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के साबिक सदर आसिफ जरदारी
गिरफ्तार। बिल्कुल सही है जनाब ये। और जंग, जाली अकाउंट्स, जमानत मुस्तरद जरदारी गिरफ्तार। चंद रोज़ में बड़े फैसले करेंगे। तजारती और जारी अखराजात का खसारा रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गया। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा, मुशीर ख़जाना। रोज़ाना जंग की ये शह सुर्खी है और अहदाफ हासिल नहीं हुए। इक़्तिसादी सर्वे, डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए मुश्किल फ़ैसले करना पड़ेंगे। महंगाई बर्दाश्त करना होगी, मुशीर ख़जाना। बिल्कुल ठीक है। जमील साहब से जो मैं सवाल करूँगी वो ज़रा थोड़ी सी खबरें और देख लें, उसके बाद। फांसी घाट झुका ना सका, गिरफ्तारी से क्यों झुकें, अब दमादम मस्कलंदर होगा बिलावल भुट्टो। मुल्क एहतजाज का ऐलान। जरदारी अवामी जद्दोजहद नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए हुकूमत। ये मौक़िफ़ भी हुकूमत का मेरे ख्याल से ज़ाती तौर पे अगर मैं देखूँ तो खासी हद तक ठीक है। अभी जमील साहब से इस पर तबसरा लेते हैं। FBR का 55550 अरब का हदफ हासिल करना नामुमकिन, हफीज़ पाशा ख़ुद ये एडमिट करें। ज़्यादा ख़बरें जमील साहब ज़ाहिर है कि मईशत के हवाले से ही हैं, क्योंकि इकनॉमिक सर्वे, फिर आज बजट। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, डॉलर की फिर ऊंची परवास। ये सारा सिनारियो आपके सामने। बिलावल के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। अभी तक हम देख रहे हैं और ये जो हुकूमत का जवाब है। अच्छा चलें पहले कॉलर से बात करते हैं, फिर सवाल पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपको और जमील साहब की खिदमत में सलाम भी और गुज़श्ता ईद मुबारक भी जी। वालेकुम सलाम। पहला सवाल ये मेरा है कि कल जो हुआ ये तो तयशुदा ही लगता है कि ये ऐसा ही होना और ऐसा ही होना है, बात यहाँ नहीं है। जब सबने कहा कि भाई उनके अकाउंट में इतने पैसे निकले, डूबी नाई कसाई डूबी, तो वो पैसे, पहली बात तो वो पैसों का भी कोई मुख्य जिक्र करके वो गए कहाँ, या पाकिस्तान से वो निकल गए पैसे, या वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास रिकवर हो गए। तो दूसरी बात ये कि महंगाई का तो एक वो, अब महंगाई का तो आएगा ही बोल। हाँ। महंगाई आएगी, आवाम जब तक अपने पाँव पे आके खड़े होगी वो पूरे कार्ड लेके नहीं खड़ी होगी, हमें पता ही नहीं चल रहा है। महंगाई इंतहा पे कर दी जाएगी, लूटमार बढ़ती जा रही है, डकैतियाँ बढ़ती जा रही है, उसकी तरफ गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन जमील साहब से ज़रूर इस पे बात करेंगे। जमील साहब, जो कॉलर हैं उनका कंसर्न ये है कि जब तक कीमतों पे कंट्रोल नहीं आएगा, लूटमार भी बढ़ती रहेगी, सड़कों पे क्राइम्स भी बढ़ते रहेंगे। बात तो उनकी ठीक है, उस पर आते हैं। लेकिन मैं आपसे जो सवाल करना चाह रही हूँ वो ये है कि पीपल्स पार्टी हो या नवाज शरीफ की नून लीग हो, ज़ाहिर गिरफ्तारियाँ भी चल रही हैं, मुकदमात का सामना भी इनको करना पड़ रहा है, लेकिन इन सारे मामलात को वो अब ऐसा रंग दे देते हैं जैसे उन्होंने बहुत कोई जद्दोजहद की है, आवाम का बड़ा मुकदमा उन्होंने लड़ा है। ऐसा तो है नहीं। अगर भुट्टो साहब से वो कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो मुख्तलिफ हालात थे जब उन्हें फांसी दी गई थी। आज के ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। आपने अभी HIV की बात की थी, कल भी मैंने इस प्रोग्राम में बात की थी। अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई है, ख़ास तौर पे उनके अपने रत्तो डेरों की बात हो रही है, लाड़काना उनका गढ़ है, तो ये तो कोई जवाज़ ही नहीं बन रहा ना। आप फरमाइए। जी हाँ, देखिए इस पे तो आप जिस तरह फरमा रही हैं, कल भी आपने तबसरा किया, लेकिन ये है कि ये हकीकत है कि रत्तो डेरों में इस वक्त तकरीबन 1200 के करीब अफराद इन्फेक्ट हो गए हैं HIV जी। और वो अगर जिस तरह हालात चल रहे हैं वो आगे जाके एड्स में ट्रांसफार्म हो जाएंगे। पहली बात ये है कि HIV वहाँ बच्चों में, मैंने दुनिया की एक बहुत बड़ी टीम, मैंने उस टीम के से भी बात की, उस टीम के लीडर से भी बात की है। मैंने 10 मेंबर्स की टीम इस वक्त रत्तो डेरों में है जो कि WHO ने भेजी है। अच्छा, अब WHO की ये टीम इधर आई हुई है, वो हुकूमत सिंध को मदद कर रही है कि भाई ये सही तरीका है, आप जो कर रहे हो वो सही मुनासिब तरीका नहीं था। इस तरीके से आंखें खोल देने वाली जो है रिपोर्ट्स सामने आना शुरू हो गई हैं। वो पूरी जब रिपोर्ट मुरतब करें तो आते हैं उस बात पर आपके कि ये जाहिर है लग़ज़िशें हैं, उसको तो चलें ठीक है, HIV एड, अब HIV एड तो सामने आ गया है। HIV उसके अलावा जो मैं आपको टाइफाइड बता रहा था, इस कराची शहर में वाटर बोर्न डिजीज़ जितने हैं, जितने लोग इससे फौत हो रहे हैं वाटर बोर्न डिजीज़ से और खाने की डिजीज़ से, जो खाने परफ्यूरेटेड खाना हमें मिल रहा है उससे जो लोग फौत हो रहे हैं, जो लोग जहाँ बहक हो रहे हैं, वो HIV और टाइफाइड से इतने नहीं हो रहे हैं। लोगों को इस चीज़ का, अब ये काम किसका है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना तो हुकूमतों का है। अब सिंध गवर्नमेंट के
इतने बिलियंस और ट्रिलियन रुपीस जो है वो आवाम एक आम सवाल करती है कि भाई ये इतने जो बजट आया है, जो बेसिक हमारी बुनियादी चीज़ें हैं उसमें क्या हमारे में, इसी तरह हेल्थ, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं। मैं उस दिन सुन रहा था अपना हेल्थ मिनिस्टर की एक इंटरव्यू सुन रहा था कि लड़काने में अच्छा जी उसी की सिटी स्कैन काम नहीं कर रहा है इसलिए कि टेक्नीशियन वहाँ नहीं, फलानी जगह सिटी स्कैन और MRI काम नहीं कर रहा है, फलानी जगह फलानी, तो हर हॉस्पिटल में तकरीबन 1 या 2 पूरे सिंध में अगर काम कर रहे हैं तो इसका कोई तो जिम्मेदार होगा। और इतना बजट जब जा रहा है तो लोगों की बुनियादी ज़रूरतें बजट के मुताबिक, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको पेरिस बना दें, हम ये कह रहे हैं कि जो बजट दिया गया है उसको आवाम को, सिंध के लोगों को, इन गरीब लोगों को इसका उन तक उनको पता होना चाहिए कि भाई ये आपने HIV की बात की, आप इसी तरह हेपेटाइटिस की बात कर लें, आप इसी तरीके से टाइफाइड की बात कर लें, आप इसी तरह ट्यूबरक्लोसिस की बात कर लें। और वापस आते हैं तो इस नुक्ते पे ज़रूर बात हम मज़ीद करेंगे कि आवाम का मुकदमा है जो ये सियासी पार्टियां लड़ती हैं, या ये अपने ही मुकदमात हैं जिनका इस वक्त ये खुमियाजा भुगत रहे हैं। ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। हम तर्ज़े सियासत पे ज़रा गुफ्तगू कर रहे थे, जमील साहब अपना जो तज्ज़िया वो पेश कर रहे थे, लेकिन कल की जो मैंने आपके साथ एक न्यूट्रिशन सर्वे की थोड़ी सी बातें की थी जमील साहब की तवज्जो के लिए, मुस्तक़बिल के मेमार कमज़ोर, 5 साल तक के 40.2% बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार, 40.9% लड़के और 39.4% लड़कियां ग़िज़ाई कमी, जबकि 28.9% बच्चों को वज़न की कमी का सामना है। और ये वही बात है जो इमरान खान साहब ने जब तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से वो अपनी सियासत कर रहे थे और ज़ाहिर है कि पब्लिक में जाते थे तो इस बात पे बहुत एम्फसाइज़ करते थे कि आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो कमज़ोर हैं। लेकिन वो सारी बातें एक तरफ हैं, मेरा आपसे सवाल यही था कि एक तो नून लीग की और ज़रदारी साहब की पार्टी की जो इस वक्त तर्ज़ सियासत है कि उनसे सवाल जवाब करें तो वो अवामी मसला बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी जानिब जमील साहब, 18वीं तरमीम का पीपल्स पार्टी सेहरा भी अपने सर पे बांधती है और उसके बारे में बहुत रेजिस्टेंट है कि उसे ख़त्म नहीं होना चाहिए, कत्ल नहीं होना चाहिए। डिलीवरी भी तो किसी चिड़िया का नाम है सर। अगर डिलीवरी होती तो आपको इंसानों का समुंदर नज़र आता आज पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। लेकिन आप देखें तो 20-20, 50-50, 100-100 आदमी आपको कल नज़र आए। और आप तो कराची का क्या है, कराची में आप 20 आदमी लेके किसी चौक को ब्लॉक कर दें, पूरा कराची ब्लॉक हो जाएगा। तो लेकिन वैसे इंसानों का समुंदर आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। तो यही वजह है कि डिलीवरी, आपने बात की कि ये जो बच्चों की नशोनुमा, ये स्टंटेड चिल्ड्रन कहलाते हैं, यानी जिनका दिमाग ही नहीं बन पाता है, जिनका जिस्म ही नहीं बन पाता है। और वो इसीलिए नहीं बन पाता है कि स्टेट अपने आर्टिकल 38 के तहत, आर्टिकल दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 38 के तहत फेल हो गई। और ये तमाम हुकूमतें जो आती रही हैं वो जिस मौज मेले में लगी रही हैं, जिसकी वजह से आज भुगत रहे हैं, उसी की का खमियाजा है कि ये बच्चे कराची में, सिंध में 45% तक है। ये पूरे कराची का, पाकिस्तान का सर्वे गालिबन आपने पढ़ा है, सिंध में 45% है, बलूचिस्तान में 49% है स्टंटेड चिल्ड्रन। और इसी तरह बाकी मैं परसेंटेज मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैं ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चे जो 45% सिंध में हैं, ये बड़े होके अगर कोई मजदूरी करेगा तो तगारी नहीं उठा सकेगा क्योंकि इसका जिस्म कमज़ोर होगा। अगर कोई क्लर्क बनेगा तो वो अपने कंसंट्रेट काम पर नहीं कर सकेगा, अफसर तो बन ही नहीं सकेगा वो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमने एक पूरी की पूरी नस्ल के 45% लोगों को हमने मोहताज और अपहाज बना दिया है। अफसरों की बात की जमील साहब, अफसर तो हम बाहर से मंगा लेते हैं ना, हमारे वो तबकात जो पैदाइशी अफसर हैं उनकी औलादें आ जाती हैं। वो कहते हैं ना कि उसमें तो मुकद्दर की यही है तकसीम, सुबह नो तुझको मिले मुझको स्याह रात मिले। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, ये जो 45% जो स्टंटेड चिल्ड्रन है, कि मुकद्दर की यही है तकसीम, सुबह नो तुझको मिले मुझको स्याह रात मिले, और अगर खुदा है तो उसे ये ना गवारा होगा, एक सोने में तो ले और एक को खैरात मिले। तो ये मामला तो इस तरह देखें। एक और खबर भी है, वो भी जरा आपसे शेयर करते हैं, लेकिन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, फिजा कैसी हैं? जी आपकी दुआ, अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक आपको भी। जी जी।
आप तो बहुत थक गई थी, फिर वापस आ गई, दिल नहीं लगा। जनाब आप लोगों से राब्ता रहता है, अच्छी बात होती है। जी जी, हम भी उदास हो गए थे भाई। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। जी अच्छा, मैंने बात ये करनी थी फिजा, एक अभी आप बात कर रहे थे HIV की जी सिंध में। जी जी जी, तो HIV तो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, सिंध में क्या बिलावल भुट्टो ने ये सारा कुछ कर दिया या जरदारी ने कर दिया? अब पंजाब में किसने कर दिया? सही सही इसका सही, जवाब मैं देता हूँ। बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं आपको इसका जवाब। अच्छा, मैसिव डिक्लाइन इन मैन पावर एक्सपोर्ट टू सऊदी अरेबिया, UAE ऑब्जर्व्ड। सबसे बड़ा हम जिस पे इन्हिसार करते हैं कि जो गैर ममालिक में पाकिस्तानी आबाद हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, दीगर और काम कर रहे हैं, उनकी वजह से हमें ज़र मुबादला मिलता है। और अगर ये सूरत हाल रही तो ज़ाहिर है वो वाला एक एवेन्यू भी सुकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि हमारे पास इनकम है ही क्या चीज़, एक्सपोर्ट हमारी ख़त्म है। ठीक है, आपने देख ही लिया कि जो एक्सपोर्ट में डिक्लाइन हुई है 1 पॉइंट समथिंग। अच्छा, इसी तरीके से टैक्स रेवेन्यू में आपने देख लिया 500 बिलियन से ज़्यादा हमारा शॉर्टफॉल है। और इस दफ़ा बजट डेफिसिट हमारा पेश जो होगा वो कर्ज़ का बजट पेश होगा आज जो शाम को। तो हमारी इस सूरत में हमारी सबसे बड़ी आस और उम्मीद, देखिए हमारे पास आमदन का ज़रिया क्या है, मुल्क को चलाने का ज़रिया क्या है? टैक्स है, एक्सपोर्ट है, रेमिटेंस है। इस वक्त इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं आ रही है। इन चार में से और कोई पांचवी चीज़ तो है नहीं। तो रेमिटेंस सिक्योरिटी हुई अभी नहीं है, ये सही सर्वे है। ये आज से 3-4 साल 5 साल पहले मैंने बता दिया था कि भाई ये डिक्लाइन होना शुरू हो गई है। इसकी वजह 1 2 3 4 5 मैं बता चुका हूँ। इसको मुझ जैसे बहुत सारे लोग बता चुके होंगे, लेकिन क्योंकि मैं सफ़ीर था UAE में, तो मुझे पता था कि ये अगर पाकिस्तान ने मेजर्स नहीं लिए, मिसाल के तौर पर मेजर क्या लेने थे, सऊदी UAE वाले वहाँ के जो इदारों के सरबराह और वहाँ के रूलर्स जो थे, हुक्मरान जो थे, वो कहते थे कि एम्बेसडर वी वांट पाकिस्तानी मैन पावर बट पाकिस्तानीज दे आर नॉट ट्रेनिंग देयर पीपल। और उसमें वो बताते थे कि देखिए आपके पास जो हमारे पास मैन पावर आती है, जिस अंदाज में वो ठप्पा लगा के भेज देते हैं ना हमारे वो एयरपोर्ट पर, हमारी प्रोटेक्टरेट डिपार्टमेंट वाले कि ये आदमी इसने ट्रेनिंग ले ली है, सेफ्टी सिक्योरिटी जानता है, अपना काम जानता है, और वहाँ उसको आता नहीं है। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कहते हैं कि जी हम फिलीपीन से मंगाते हैं, इससे कम पैसे में मंगाते हैं या इतने में मंगाते हैं, आप देखें कि उसकी क्या। इसी तरह टैक्सी ड्राइवर हमारे वहाँ पिछले 40-40 साल से हैं। तो कहते थे देखिए हमने इनको बहुत बताया है कि भाई आप कम से कम इस तरह ये आपका तरीका होना चाहिए, ये रवैया होना चाहिए, और जब आप बैठते हैं टैक्सी में तो आपके पसीना नहीं होना, पसीने की बो नहीं आनी चाहिए। सर अपडेट के लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम खुद भी तब्दीली पसंद तो ये और कम होगी, मेरा कहने का मकसद ये। और फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसके तहत हम एंगेज नहीं कर सके इन मुल्कों को, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। ठीक है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। हम बात कर रहे हैं बुनियादी सहूलतों के फुकदान की, हुकूमतों की तरजीहात और उनका जो कुछ भी तर्ज अमल है उस पर। 40% कट इन हायर एजुकेशन फंडिंग ऑन द कार्ड्स। कहा जा रहा है नए बजट में तकरीबन आधा ही हो जाएगा जो हायर एजुकेशन या आला सतह की यूनिवर्सिटी लेवल की तालीम होती है उस पर। और कहा जा रहा है कि जो ऑन गोइंग मनसूबे तकरीबन 25 अरब जो हैं तकरीबन उस पर एलोकेटेड हैं, वो उनको मिलते रहेंगे, लेकिन नए मनसूबों के लिए सिर्फ 1 कुछ फीसद जो है वो मिल पाएगा कि अगर कोई नई पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी बनानी है या और कुछ पैसे खर्च करने हैं। तो ये सूरत हाल है। लेकिन जमील साहब, अभी हम जो सिंध की बात कर रहे थे, सिंध इन अ क्रंच ड्यू टू ₹140 बिलियन लेस फेडरल ट्रांसफर्स, मुराद अली शाह कह रहे हैं। ये तो मौजूदा सूरत हाल है ना, इससे पहले का हिसाब कौन देगा? जी हाँ, वो ले रहे हैं ना हिसाब, जिन्होंने लेना है उन्होंने हिसाब ले रहे हैं। देखें सिंध में अभी अब जो भी सूरत हाल है वो तो कोर्ट बताएगी कि तकरीबन 100 MPs में से 60 के ख़िलाफ़ इंक्वायरी तो चल रही है। इसी तरह और सिंध के जितने भी तकरीबन एक साइजेबल परसेंटेज जो ब्यूरोक्रेट्स की है जिन्होंने काम किया इन दौर में जहाँ इतने पैसे खर्च हुए, वो सारे के सारे इन तमाम मामलों को भुगत रहे हैं। अब रहा सवाल कि इसका कोई और पैमाना नहीं है माँ सिवाय कोर्ट्स के, क्योंकि अब तो इंक्वायरियाँ और इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंस दाखिल होते जा रही हैं, तो वो अब कोर्ट्स इसका डिसाइड करेंगी क्या है। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये कि ये जो NFC अवार्ड है ये दुरुस्त है, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है सिंध के लिए और बाकी सूबों के लिए भी। लेकिन अभी आगाही देना किसका काम है? आगाही देना हुकूमत पाकिस्तान का काम है कि देखो भाई हमारे पास पैसे कम हैं, इस पैसों में से आपका आर्टिकल 160 के तहत NFC अवार्ड मिलता है, ठीक है।
पाकिस्तान का दस्तूर पाकिस्तान है, हम सारों ने मानना है, लेकिन दस्तूर पाकिस्तान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पैसों की जहाँ बात आती है, पैसे चाहिए। अब वो पैसे नहीं है हुकूमत के पास, तो हुकूमत को चाहिए समझाए वो और बताए कि जी ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या इक्वल कट है, ताकि हम कर रहे हैं। क्योंकि सिंध के लोगों को इस मामले में यकीनन मैं समझता हूँ कि सही एक सेंसिटिव मामला समझा जाता है सिंध में ये, और इसको सेंसिटिव तरीके से हैंडल करना चाहिए। ये दुरुस्त है कि पीएसडीपी के तकरीबन 36 से ज़्यादा प्रोग्राम सिंध में हैं जो कि अभी इस साल नहीं मुकम्मल क्या बल्कि बंद करना होगा। उस बहुत सारे उनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बंद करना होगा। इसके लिए आवाम में आगाही ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क आपका फाइनेंस का जो एडवाइज़र कह रहा है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है मुल्क, तो इससे बड़ी और क्या हम तो बात करते रहे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है, हम तो करते रहे हैं, लेकिन हम तो तज्जिया निगारी कर रहे हैं ना। असल फैक्ट्स एंड फिगर्स तो जिस शख्स के पास है पूरे मुल्क की, वो जब कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट की तरफ हम जा सकते हैं। कल तो वज़ीर आज़म साहब ने खुद ये बात की कि जो आधे से ज़्यादा टैक्स है वो 4000, उन्होंने कहा कि 4000 बिलियन है, लेते हैं हम, उसमें से 2000 बिलियन हम उसको कर्ज में दे देते हैं, बाकी 2000 से मुल्क नहीं चल सकता है। सही फरमा रहे हैं। अब इस चीज़ को ग्रास रूट लेवल तक, ताकि सियासी लोग इसको एक्सप्लॉइट ना करें। मुल्क पर बुरा वक्त आया हुआ है माशी तौर पर, अब ये पहले के गर्दाब भी है, और अब हमें कुछ करेक्शन जो लेना थी हम नहीं ले सके, क्योंकि जो पिछले सालों में शरह नमूद थी उससे भी कम हो गई इस शरह नमूद। जमील साहब, मैंने जब इस पूरे सिस्टम को कुछ समझने की नाक़िस से कोशिश की है, मुझे ये लगता है पैसे जितने होते हैं या पैसे जितने मिलते हैं वो तरीक़े से अगर ख़र्च किए जाएँ तो बहुत होते हैं, काफ़ी होते हैं। हो रहा क्या होता है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, ज़िया बहुत ज़्यादा है, लीकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, इल प्लानिंग है, गलत किस्म की मंसूबाबंदी है, फिर एक दूसरे को नवाजना भी होता है आपने। ये जो गवर्नेंस वाले इश्यूज़ हैं ना, उनकी वजह से भी ये पैसा ज़ाया मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा होता है, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है। हाँ। बहुत ज़्यादा। अब इस पे मैंने एक पेपर लिखा था, और मैंने अब उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी से भी बात की थी कि मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, उससे पूरी मिसालें समझ आ जाएंगी। हमारे फॉरेन ऑफिस में जो खर्च होता है वो तकरीबन उसमें एक कसीर अमाउंट, उस वक्त के मुताबिक तकरीबन 80 मिलियन 800 मिलियन के करीब कोई ऐसी बात थी, अभी मुझे फिगर याद पूरी नहीं है, लेकिन ये है कि एक कसीर रकम खर्च होती है, और उस कसीर रकम में से तकरीबन कुछ नहीं तो तकरीबन 80 मिलियन से 90 मिलियन बचाया जा सकता है बड़े आराम से। वो कैसे? हम जो बाहर भेजते हैं हम अपने जमादार यानी कि सफाई करने वाले को बाहर भेजते हैं, हम चाय पिलाने वाले को बाहर भेजते हैं, हम वहाँ अपने क्लर्क्स को बाहर भेजते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता ऑब्वियसली। वो वहाँ के मुकामी लोगों को क्योंकि उनको 10 गुना कम खर्च आता है उसमें। अगर हम अपने आदमी को यहाँ से $1000 दे रहे हैं तो उसको $100 में वो हमें लोकल आदमी, मुकामी आदमी और ज़्यादा बेहतर आदमी मिल जाता है। तो वो हम उसको इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हमने जी किसी न किसी को तो नवाजना है, हम अपने मुल्क का ख्याल रखें। मैंने कहा उस ज़माने में, मैंने कहा कि देखिए आपने नवाजना है तो इनको आप स्टाइपेंड दे दें, इनको आप वैसे कोई रिवार्ड दे दें, लेकिन मुल्क का पैसा बचाएं। किसी को मुझे उस वक्त के सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि देखिए इनका यही एक आस होती है कि बाहर जाएंगे। मैंने कहा फिर बेड़ा गर्क कर लें इस तरह। इतना आज भी तकरीबन 60 से 80 मिलियन डॉलर बचा सकते हैं ये, अगर मुझे मेरी बात ना सुने, मेरी बात ना सुने, जो दुनिया में बाकी ममालिक कर रहे हैं, बरतानिया कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस कर रहा है। मैं यूनाइटेड नेशंस में 10 साल रहा हूँ। कभी भी हम इंटरनेशनल स्टाफ, बाहर से स्टाफ वहाँ नहीं भर्ती करते थे, लोकल काम लोकल स्टाफ से लेते थे खर्चा बचाने के लिए। लेकिन हम इसी तरह आपने जो बात की, ये हकीकत है कि हर डिपार्टमेंट में अगर बजट से पहले उनकी हर डिपार्टमेंट में उन अफसरों की एक तरबियत कर दी जाती कि भाई किफ़ायतशारी का वक्त आ रहा है, आपने कैनुबलाइजेशन। हमने यूनाइटेड नेशंस में, हमारे पास बजट जब कम हुआ, जब मैं यूनाइटेड नेशंस में था, अक़वाम मुत्तहिदा में था, तो उस वक्त हमने क्या किया कि हम 6-6, 7-7 एजेंसीज़ के पास, मिसाल के तौर पे फोटो स्टेट मशीन थी, 6-6, 7-7 एजेंसीज़ के पास अपनी अपनी कार पूल था। हमने सारों को एक पूल में ले आए और उस तकरीबन आधे ज़्यादा पैसे बचा लिए। इसी तरह पूलिंग सिस्टम करें बहुत सारे मामलात में, और इसी तरह आप उनकी ट्रेनिंग करें कि किस तरह आपने दिए हुए बजट में अपनी पूरी प्लानिंग करके रखनी है। अब यहाँ हो क्या रहा है, सिंध की चलें बात करने, हमने एक थोड़ा सा तजिया किया था, उसमें जो बजट मिला है वो ही नहीं खर्च कर सकें। भाई वो भी एक ज़्यादती है, नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि आपने अपना तखमीना दिया कि हमने इस डिपार्टमेंट में इतने वैक्सीन लेने हैं, इतने हमने इक्विपमेंट लेना है, इतने लोगों को हमने तरबियत देनी है, मिसाल तौर पर, तो वो
आपका बजट नहीं खर्च हुआ क्योंकि आप पैसे खर्च करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपने मेहनत नहीं की। खैर आजकल खौफ अपना नैब का भी आ गया है, इसलिए लोग कहते हैं भाई कम पैसे खर्च करो ताकि कम मामला है। तो ये तमाम चीज़ों को अगर मिलाया जाए तो गवर्नेंस का इशू तो आपका होगा, और गवर्नेंस का इशू इसीलिए हो रहा है। मेरा यही था कि अब भी वक्त दूर नहीं है, बजट आ जा रहा है, अगले एक हफ्ते मुख्तलिफ सरबराहों को बुलाया जाए, कहा जाए कि अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप ये एक ट्रेनिंग 3-3 दिन की 2-2 दिन की करें कि किस तरह ये जो किफ़ायतशारी आ रही है अभी उसको आप किस तरह संभालेंगे। होगा ये कि पीएचडीपी का बजट जो कट हो गया, जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगे और दोबारा उस प्रोजेक्ट्स को खुद शुरू करने में 10 गुना ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो उसके लिए हमें टास्क फोर्सेज बनानी चाहिए थी, हमने नहीं बनाई। ये इस मुल्क का पैसा ज़ाया हो जाएगा उसमें भी, इस किफ़ायतशारी के चक्कर में। तो लिहाजा हमें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपने गवर्नेंस के मामले को हमने ठीक करने के लिए हम इन्हीं पैसों में से, आप देखें कि मिसाल तौर पर किसी डिपार्टमेंट की में अगर आप अपने रिपोर्टर को कहें कि रिपोर्ट ले, किसी डिपार्टमेंट में अगर किसी डिपार्टमेंट में 50 गाड़ी है तो आप देखेंगे उसमें से 15 गाड़ी काम कर रही है, 20 गाड़ियाँ चल रही हैं, बाकी जो है वो। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बहुत सारे तरीके हैं कि आप उनको ऑन रोड रखें ताकि आपकी एफिशिएंसी वहाँ बढ़ सके। दूसरी बात, अभी आप जो सेहत के हवाले से कह रहे थे, अब क्या ज़रूरी है कि किसी भी ख़ास किस्म की अगर बीमारी की हम बात कर लें कि वहाँ पे हर तरह की बीमारी की वैक्सीन भी हो, उस हस्पताल में हर तरह की मशीन भी हो जो कि नाकारा पड़ी हो। मेरा पॉइंट ये है कि जो आपकी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से प्लानिंग की जा सकती है, लेकिन वो हम, क्योंकि शायद ओनरशिप नहीं है हमारी जमील साहब, हम पब्लिक मनी को अपना पैसा नहीं समझते, मेरा ख्याल है। अच्छा, दूसरा एक और जो अभी आपने नैब वाली बात की थी, अब आप जितना अखबार उठा लें, जितने टीवी चैनल्स पे आप डिस्कशंस देख लें, क्या हो रहा है, कारकर्दगी सामने नहीं आ पा रही, सिर्फ मुकदमात का शोर व गूगा चल रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं कि करप्शन ज़ाहिर है अपनी जगह पर है, लेकिन असल बुनियादी बात जो होनी चाहिए और जितनी बारीकी से शऊर पैदा हो जाना चाहिए, पब्लिक को इंगेज कर लेना चाहिए, मेरे ख्याल से वो भी नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से लोग बाहर निकल सकते हैं बजट के बाद। क्योंकि पब्लिक को इंगेज नहीं किया गया है, पब्लिक को इन तमाम चीज़ों का इदराक उस अंदाज में नहीं है जिस अंदाज में वो टेक्निकल मामलात हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिशियंस एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आपने देखा कि ये स्ट्राइक की कॉल आज भी हो सकती थी, पीपल्स पार्टी के एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो डिसाइड हुआ है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बताते हैं, बजट आने दें, ठीक, बजट की बात करते हैं, जो कि उन्होंने एक, मैं समझता हूँ, दानिशमंदाना बात की है पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो, इसलिए कि वो बजट को बहाना बना के लोगों को तो आप जीना अजीरन हो गया है, अब उनको टेक्निकल खदोखाल पता नहीं है। इस वक्त इस मुल्क का हर फर्द जो पैदा होगा आज, उसको कर्ज 1,64,900 रुपए का कर्जदार है, जो बच्चा पैदा आज होगा, और हम सारे, इसलिए, और वो बच्चा इसमें कंट्रीब्यूट भी इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी ग्रोथ स्टंटेड है, स्टंटेड होगा वो। अच्छा, अब ये एक सूरत हाल हो गई। आप जुल्म देखें, 2008 तक इस मुल्क पर जो अंदरूनी और बैरूनी कर्जे थे 6.6 ट्रिलियन रुपीस थे, ठीक है, 2013 में वो जाके 16 ट्रिलियन हो गए, और जुल्म की इंतहा देखें कि इस वक्त 35 ट्रिलियन का वो कर्जा बढ़ गया है। इसीलिए तो कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी 4000 बिलियन आप इकट्ठा करते हैं, आमदन है आपकी पूरे मुल्क की, और उसमें से 2000 बिलियन आप उस सूद में और आपने उसके अदायगी में चले जाते हैं। तो सूरत हाल यकीनन नागुफ्ता बे है, और सूरत हाल के नागुफ्ता बे होने की, आपने एक सवाल उठाया जो कि बहुत कलीदी सवाल है, बहुत अहम सवाल है कि भाई ये लोग जो नेग्लिजेंस करते हैं, ये पब्लिक मनी को अपना वो नहीं समझते हैं, न सिर्फ पब्लिक मनी को वो अपना नहीं समझते हैं, बल्कि वो पब्लिक के जो आवर्स हैं काम करने के, लेबर लॉ के तहत और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लेट डाउन ट्रीटी के तहत हर शख्स को 8 घंटा काम करना है। अब हम देखें कि हमने इस मुल्क को बना क्या दिया है, कोई आदमी 8 घंटे काम करने को तैयार नहीं है, 42 घंटे काम करने को हफ्ते में कोई तैयार नहीं है, जो कानून है, ठीक। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल चल रही है। तो हमें चाहिए कि हम लोगों को अकाउंटेबल बनाएं। अगर कोई कारके का केस हार के आता है और हमें 8 बिलियन का टैक्स पेयर्स के पैसों से काट के उनको जुर्माना अदा करना पड़ता है, और अगर कोई रेकॉर्डिक का केस हार के आता है, जो उसमें इन्वॉल्व हैं, उसको इस मुल्क को बताया जाए कि भाई हम जो जुर्माना भर रहे हैं, हमने केस इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में हारा है, किसका कसूर है, क्यों हारा है केस,
और अगर हारा है तो उसको सामने लाओ। ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये मेरा और आपका पैसा है। ये वो गरीब लोग हैं जो कि माचिस की डब्बी खरीदते हैं, उस पर वो टैक्स देते हैं, आटा चावल दाल लेते हैं, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स वो देती हैं। ये उनका पैसा आप जुर्माने में अदा कर रहे हैं, उनका पैसा आप रिश्वत में और अपने 100 आदमी सिंध के जो है ना, जो मोटरसाइकिलों पे चलते थे, बिलियनर हो गए, बिलियनर, ठीक है, और बाकी गरीब हो गए जिनको कि ना वैक्सीन मिल रही है, कुत्ता काट जाता है। कंबर अली खान में 9060 केसेस हुए हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, और 960 केसेस, और उसमें से उन रेबीज़ के उनके पास वो नहीं, टीके नहीं है एकदम। तो जब यहाँ नौबत आ जाए तो फिर तो यकीनन मैं समझता हूँ जो हो रहा है ये दुरुस्त हो रहा है, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, एक दफ़ा ये फैसला हो जाना चाहिए इस मुल्क में। बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने अपना कीमती वक्त से नाजरीन के लिए और हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन आपका शुक्रिया, प्रोग्राम आप बड़ी तवज्जो से देखते हैं और यकीनन हम खुश उम्मीद है इस बारे में कि जो हमारी गुफ्तगू होती है उससे आप भी अपने लिए कोई लाहे अमल तरतीब देते होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।